हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। होप आप सभी ठीक होंगे। तो पिछले जेएस जर्नी के वीडियो में मैंने आपको जेएस कैसे काम करती है उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था। बताया था आपको कि इस तरीके से एग्जीक्यूशन फेस होते हैं, ऐसे ऐसे ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, फंक्शन कॉन्टेक्स्ट ऐसे बनते हैं। तो वो सभी हमने डिटेल में करा था। अब और भी ज्यादा डिटेल में जाना है तो आप डॉक्यूमेंटेशन पर जा सकते हो। बाकी इससे ज्यादा डिटेल की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। यही है, इंटरव्यू क्वेश्चन की भी तैयारी आपकी यहीं पे हो जाएगी। कौन कौन से एग्जीक्यूशन फेस होते हैं, कौन कौन से फेसेस होते हैं यहाँ पर, और क्या क्या कॉन्टेक्ट होते हैं, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्ट कैसे काम करते हैं, क्या उनके अंदर होता है, क्यों उनकी जरूरत पड़ी है, कैसे ये एक दूसरे से अलग हैं, ये सभी हमने बात कर ली थी। हाँ, एक चीज की हमने बात नहीं करी थी, इवेल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट की। कोई बात नहीं, आज इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे उसके बारे में भी। तो अभी मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जो आज की जो वीडियो होने वाली है, ये होने वाली है असिंक और अवेट पर। असिंक और अवेट की भी चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर, और साथ में देखेंगे कि असिंक अवेट काम कैसे करता है, और कोल स्टैक के भी डीप में जाएंगे, क्योंकि असिंक अवेट बताने के लिए कोल स्टैक के भी डीप में हमको जाना पड़ेगा कि कैसे ये सभी काम होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं कुछ ना कुछ बाहर से फोटोज वगैरह लेके आऊंगा आपके लिए कि असिंक अवेट वगैरह काम कैसे करते हैं, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है उनका। कहोगे तो यहीं पर बना देंगे पेन पेंसिल से। ठीक है, तो चलिए गाइस, अपनी जेएस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक गाइस, आप सभी लोगों का एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको असिंक अवेट के बारे में बताने वाला हूं कि असिंक अवेट होता क्या है। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं एक बार कि इवेल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। थोड़ा सा ऊपर ऊपर से ओवरव्यू दे देता हूं। तो जो इवेल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है ना, थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूं। यहाँ पर जो इवेल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है, जब वो एग्जीक्यूट होता है, एक इवेल नाम का फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, इवेल नाम का। ठीक है, जब ये एग्जीक्यूट होता है ना, तो ये अपना खुद का एक कॉन्टेक्स्ट बनाता है। ठीक है, लेकिन हाँ जी, एक चीज बता देता हूं मैं आपको, ये अपना खुद का कॉन्टेक्स्ट तो बनाता है ही है, साथ में ये अपने पेरेंट कॉन्टेक्स्ट को भी यूज करता है। कैसे? देखो, मान लो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, तो ये ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में ही रन करेगा। ठीक है, और अगर हम इसको फंक्शन कॉन्टेक्स्ट में रन करते हैं, कॉल करते हैं, तो ये फंक्शन कॉन्टेक्स्ट को यूज करेगा। और हाँ, अगर मान लो जिस भी कॉन्टेक्स्ट में आप इस इवेल फंक्शन को रन करोगे, तो ये उस कॉन्टेक्स्ट के वेरिएबल्स को भी रीड कर सकता है। मान लो एक फंक्शन के अंदर आपने ए और बी नाम के दो वेरिएबल बना रखे हैं, और उसके बाद आपने इवेल को कॉल कर दिया, तो जो इवेल है वो उन वेरिएबल्स को भी यूज कर सकता है बेझिझक। हाँ जी, अपने पेरेंट कॉन्टेक्स्ट के वेरिएबल्स को बहुत इजीली यूज कर पाएगा ये इवेल। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा अलग होता है। और इवेल है क्या फंक्शन, ये भी बता देता हूं अगर आपको नहीं पता तो इवेल जो एक फंक्शन है वो क्या करता है, जावास्क्रिप्ट के कोड को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है। मतलब कि आप इसके अंदर एज अ स्ट्रिंग भेजोगे, एक पैरामीटर, एक आर्ग्यूमेंट भेजोगे एज अ स्ट्रिंग, उस स्ट्रिंग के अंदर आपका जेएस का कोड होगा अलग से। ठीक है, कोई भी अगर कोड आपको स्ट्रिंग में लिख के एग्जीक्यूट करवाना है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो वो इवेल फंक्शन करता है आपका। ठीक है, तो जो उसके अंदर आप वेरिएबल्स बनाओगे ना, तो वे उसके खुद के एनवायरनमेंट, खुद के कॉन्टेक्स्ट में होंगे, और वे बाहर के स्कोप को इफेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि बाहर के वेरिएबल्स इसके अंदर एक्सेसिबल होते हैं। तो साथ में यहाँ पर आपको ये पता चल गया कि इवेल कॉन्टेक्स्ट है क्या। वैसे ज्यादातर कोई पूछता नहीं इसके बारे में, कोई पूछ भी ले तो मैंने आपको थोड़ा बहुत तो बता ही दिया है, वो आप कर ही लोगे। ठीक है, इवेल कॉन्टेक्स्ट आपको समझ आ ही गया होगा। बस इसके अंदर हम ना स्ट्रिंग देते हैं, मेन बात ये है, इसके अंदर हम स्ट्रिंग देते हैं, उस स्ट्रिंग के अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड होता है, उस स्ट्रिंग के अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड होता है। एक एग्जांपल दूं क्या आपको? वेट, देखो अभी दिखाता हूं। तो ये मैं आपके लिए कोड लेके आया हूं, इसके अंदर है आपका ए वेरिएबल। ठीक है, और एक फंक्शन है, उसके अंदर इवेल को कॉल कर रखा, और इवेल के अंदर एक जेएस का कोड दे रखा स्ट्रिंग के अंदर, तो ये इसको एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, और ये ए और बी बाहर के वेरिएबल्स को भी एक्सेस कर सकता है, जो आउट ऑफ द स्कोप है इवेल के, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के और पेरेंट कॉन्टेक्स्ट के। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नजर आ ही गया होगा, समझ गए। तो अब आप ये भी समझ सकते हो कि लेट और वेर कैसे काम करते हैं। जब आप वेर से वेरिएबल बनाते हो, तो वो जो वेरिएबल है वो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के अंदर बनता है, और जब आप लेट से बनाते हो कोई भी वेरिएबल, तो वो करंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर बनता है। ठीक है, करंट मतलब जिस भी स्कोप में आप काम कर रहे हो, समझ गए। तो बस इतना ही था इवेल फंक्शन। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर मेन मुद्दे की, असिंक अवेट की। ठीक है, तो असिंक अवेट के लिए मैं एक नया यहाँ पर टॉपिक डाल लेता हूँ, छोटा सा, इसको मिटाते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं असिंक अवेट। ठीक है, असिंक अवेट क्या चीज है? ये दोनों कीवर्ड हैं जेएस के अंदर, और वैसे तो हर एक लैंग्वेज में ये ऐसा कीवर्ड यूज होते हैं। तो बात कर लेते हैं असिंक अवेट है क्या और क्यों जरूरत पड़ती है। देखो, अब आपका जो कोड है ना, वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। तो कहीं पर आप चाहते होगे कि भाई आप रुक जाओ थोड़ी देर के लिए और आगे का कोड एग्जीक्यूट होने दो। ठीक है, क्योंकि आपको लगेगा टाइम, तो आप रुक जाओ, तो आगे का कोड एग्जीक्यूट होने दो। ठीक है, तो कई बार आप चाहते हो ऐसा हो जाए, और कई बार आप चाहते हो कि आप रुको जब तक आपका काम नहीं हो जाता, जब तक
तक मैं आगे नहीं जा सकता हूँ। हाँ जी, जब तक आपका काम नहीं हो जाता तब तक मैं आगे नहीं जा सकता हूँ। तो वहां पर आप असिंक और अवेट का यूज करते हो, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है ना वो सिंक्रोनस लैंग्वेज है। सिंक्रोनस का मतलब है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है, वो हर एक काम के लिए रुकेगी, पहले तू पूरा हो फिर मैं आगे जाऊंगा, पहले तू पूरा हो फिर मैं आगे जाऊंगा। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। क्या समझ आया आपको? लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, और अगर इस लाइन को एग्जीक्यूट होने में टाइम लग रहा है तो आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। साथ में और जब ये लाइन का काम पूरा हो जाएगा, जो भी फंक्शन वगैरह रन होता है वो हो जाएगा, तब आगे की लाइन एग्जीक्यूट होंगी बारी बारी करके। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर एग्जीक्यूशन होता है। और जावास्क्रिप्ट जो है वो मल्टीपल थ्रेड्स को यूज नहीं करती है। हाँ जी, ज्यादा थ्रेड्स को वो यूज नहीं कर पाती है। वो जो लैंग्वेज है वो सिंगल थ्रेड है। क्या है? सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है। सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है। इसके अंदर क्या होता है, आपका एक ही थ्रेड है, एक ही थ्रेड में आपका सारा काम होता है। इसका मतलब है, आप ये सोचते हो कि अगर सिंगल थ्रेड यूज करती है तो सिंगल थ्रेड का मतलब इसकी परफॉर्मेंस डाउन है बाकी अदर लैंग्वेजेस से। बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल डाउन है इसकी बाकी अदर लैंग्वेजेस से परफॉर्मेंस डाउन, क्योंकि ये सिंगल थ्रेडेड है। बट जावास्क्रिप्ट ऐसी लैंग्वेज है जो आपको फील नहीं होने देगी कि मैं स्लो हूं। हाँ जी, आपको फील नहीं होने देगी बिकॉज ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। हाँ जी, इसका जो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है ना वो बहुत ही तगड़े लेवल का है, और ऐसा है कि आपको फील ही नहीं हो देगा कि मैं स्लो हूं। कैसे? क्योंकि इसके अंदर ना काफी सारे स्टैक और क्यूज हैं, जैसे कि एक कॉल स्टैक है, ऐसे टास्क क्यू है, और एक प्रायोरिटी क्यू है, हीप मेमोरी है। तो ये सभी तो हीप मेमोरी वगैरह तो सभी में होते हैं, कॉल स्टैक भी सभी में होता ही है लगभग। टास्क क्यू और प्रायोरिटी क्यू, ये जो है ना, ये जो क्यूज हैं, ये कुछ ऐसा काम करती हैं कि आपको फील ही नहीं होती कि जो जेएस है वो स्लो है। ठीक है, काफी सारी ऐसी भी लैंग्वेज है जो मल्टी थ्रेड्स पर काम करती है, बहुत सारी थ्रेड एक साथ काम करती हैं और फिर बाद में उनको मर्ज कर देते हैं थ्रेड्स को कंप्लीट होने के बाद। वो जैसे पाइथन होगी, और भी पाइथन में अभी आप मल्टी थ्रेडिंग का काम कर सकते हो, जावा में भी कर सकते हो आप ये सारे काम, और सी प्लस प्लस तो आपको क्या ही बताऊं मैं, वो तो लैंग्वेज अलग ही लेवल की है। तो मेन आपको पता चल गया कि जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड है और सिंक्रोनस है। क्या है? सिंक्रोनस। तो सिंक्रोनस मतलब कि सिंक, जो कि सिंक होके चलती है एक दूसरे के साथ, मतलब कि बारी बारी लाइन टू लाइन एग्जीक्यूट होता है, और अगर एक लाइन को टाइम लग रहा है एग्जीक्यूट होने में तो प्रोग्राम वहीं पे रुका रहेगा उसके लिए। हाँ जी, ठीक है। तो यहां पर हमको जरूरत पड़ती है कई बार रोकने की और कई बार ना रुकने की। जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूं मैं अभी। मान लो आपको बाहर जाना है और बाहर हो रखी है बारिश। ठीक है, आपको स्कूल जाना है, बारिश हो रखी है और आपके पास छाता नहीं है, तो आपने किसी एक बंदे को कहा है कि तू जा मेरे लिए छाता लेके आ। तो जब तक वो छाता लेके नहीं आता आप बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, जब तक वो छाता लेके आता है आपको वहीं रुकना पड़ेगा, उसके छाता लेके आने के बाद आप छाता लेके आगे जाओगे, स्कूल में जाओगे। ठीक है, तो यही कुछ काम है। जैसे कि आप क्या करते हो, बाहर सर्वर से डेटा मंगाते हो, तो जब तक डेटा नहीं आता है तब तक आपको रुकना पड़ेगा वहां पर। क्या करना पड़ेगा? रुकना पड़ेगा वहां पर। ठीक है, और जब डेटा आ जाएगा तो उस डेटा को आगे लेके जाना है, काम करना है, अगले फंक्शन रन करने हैं। ठीक है, तो वही काम अपना जेएस के अंदर भी होता है। लेकिन कई बार आपको जरूरत पड़ती है कि भाई जैसे मान लो आप बैठे हो घर पे और आपको भूख लग गई, तो जब आपको भूख लगी है तो आप एकदम तो खा नहीं सकते कुछ भी, पहले खाना बनाना पड़ेगा। तो आपने कह दिया भाई मम्मी आप खाना बना दो मेरे लिए, तो मम्मी चली गई खाना बनाने, तो मम्मी ये कह गई तू रुक मैं खाना बनाती हूँ, तो आप क्या वहीं पर बैठे रहोगे? नहीं, आप बिल्कुल स्टॉप हो जाओगे वहीं पर कि जब तक खाना नहीं आता जब तक मैं ना तो कुछ खा सकता हूँ और ना ही कुछ कर सकता हूँ। ऐसा तो नहीं है ना। तो वहां पर आपको अपने आप को रोकना नहीं है। वहां पर मतलब आप टीवी देख लो, इतने खाना बन रहा है, इतने आप पढ़ लो थोड़ा सा, या फिर इतने और कोई काम कर लो, तो आप अलग से अपना काम कर सकते हो जब तक खाना बन रहा है कि नहीं? तो जैसे ही खाना बन जाएगा तब आप खाने के लिए वापिस आ जाओगे तुरंत, है ना। तो यहां पर हमको रुकना नहीं है किसी काम के लिए। तो दोनों काम होते हैं, दोनों को कहते हैं ब्लॉकिंग कोड और नॉन ब्लॉकिंग कोड। क्या कहते हैं? ब्लॉकिंग कोड और नॉन ब्लॉकिंग कोड। तो आपको पता चल गया ब्लॉकिंग कोड क्या है और नॉन ब्लॉकिंग कोड क्या है। क्या है? ब्लॉकिंग कोड एंड नॉन ब्लॉकिंग कोड। ठीक है, ब्लॉकिंग। ठीक है, अब ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग आपको पता चल गया है। ब्लॉकिंग वो है जब आपको रुकना पड़ रहा है, जैसे कि छाते के लिए आपको रुकना पड़ा। नॉन ब्लॉकिंग मतलब कि आपको रुकना नहीं पड़ रहा है, आप अपना कुछ और भी काम कर सकते हो, वहां पर आपको रुकना नहीं पड़ा। तो बहुत लोग जो ऐसे कहते हैं नॉन ब्लॉकिंग कोड ही यूज करना चाहिए, बहुत कहते हैं ब्लॉकिंग कोड यूज करो, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, ना ही नॉन ब्लॉकिंग कोड अच्छा है ना ही ब्लॉकिंग कोड अच्छा है। ठीक है, दोनों के दोनों सिचुएशन पे अच्छे होते हैं। जैसे कि बारिश हो रही है और अगर वहां पे आपने नॉन ब्लॉकिंग कोड को यूज
यूज कर लिया, तो क्योंकि तू छाता लेके आता रहे, मैं तो चल रहा हूँ, मेरे को स्कूल में दे दियो, तो जब तक आप स्कूल में जाओगे तब तक तो आप गीले हो जाओगे, तो फिर फायदा नहीं रहेगा वहां पर, ठीक है। और खाना बनवाते टाइम अगर आपने ब्लॉकिंग कोड यूज कर लिया तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा बहुत सारा। तो वहां पर सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि कब आपको ब्लॉकिंग कोड यूज करना है, कब आपको नॉन ब्लॉकिंग कोड यूज करना है। और हाँ, जो नॉन ब्लॉकिंग कोड है, ब्लॉकिंग कोड है, इन्हीं को यूज करने के लिए हम दो कीवर्ड्स का यूज करते हैं, जिनकी मैं आज बातें कर रहा हूं आपसे, जो कि है असिंक और अवेट, असिंक और अवेट, ठीक है। तो ये दो कीवर्ड्स हैं जिसका हम यूज कर सकते हैं। तो काफी सारी चीजें हैं इसके अंदर, हम बातें करेंगे। ब्लॉकिंग कोड मैंने आपको बता ही दिया है, और अगर प्रोग्राम के टेक्निकल व्यू से देखें तो ब्लॉकिंग कोड आप कह सकते हो कि जब तक एक फाइल रीड हो रही है ना, आप वेट करो जब तक वो फाइल रीड नहीं होती। देखो फाइल रीड होने में लगता है टाइम। अगर आपने ओएस वगैरह का सिस्टम पढ़ा है कुछ, तो आपको पता होगा, क्योंकि जो फाइल रीड की जो कमांड होती है ना, वो जाती है पहले कर्नल पे, कर्नल से वापस आपके एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट पे आती है, ठीक है। तो कर्नल उसको सारा डेटा फैच करता है फाइल का, फिर आपको देता है, तब आप फाइल रीड कर पाते हो। तो उसमें लग जाता है थोड़ा बहुत टाइम, ठीक है। तो वो हो जाता है ब्लॉकिंग कोड, ठीक है, ब्लॉकिंग कोड है, ठीक है। लेकिन अगर आप नॉन ब्लॉकिंग कोड वहीं पर लगाओगे तो आप कह दोगे उसको कि भाई तू फाइल ले, फाइल रीड होती रहे, मैं आगे यहाँ काम करता हूँ, जब फाइल रीड हो जाएगी तब हम देख लेंगे फिर। तो वो है नॉन ब्लॉकिंग कोड, ठीक है। तो ये समझ आ गया ब्लॉकिंग कोड और नॉन ब्लॉकिंग कोड। मैंने आपको एग्जांपल ही दे दिए हैं, एक नॉर्मल एग्जांपल भी दे दिया और एक प्रोग्रामिंग रिलेटेड एग्जांपल भी दे दिया कि फाइल रीडिंग के टाइम पे, ठीक है। तो फाइल रीडिंग तो हम जेएस में अभी तक करी नहीं है। हाँ, जो नोड जेएस की सीरीज को फॉलो कर रहे हैं उसके अंदर हमने जेएस के थ्रू फाइल रीडिंग भी कर ली है। तो यहाँ पर ब्लॉकिंग कोड आपको पता चलेगा, ब्लॉक द फ्लो ऑफ प्रोग्राम। तो ब्लॉकिंग कोड क्या करेगा, प्रोग्राम के फ्लो को ब्लॉक कर देगा, वहीं पर रोक देगा प्रोग्राम को जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता। नॉन ब्लॉकिंग क्या करेगा, वो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को रोकेगा नहीं, बल्कि जो काम टाइम ले रहा है ना उसको साइड कर देगा। भाई तू टाइम लेता रहे, जब तेरा टाइम पूरा हो जाए ना, जब बता दियो हमको, ठीक है, आगे का कोड इतने एग्जीक्यूट होगा। तो वो सब होता है अपने जेएस इंजन के अंदर। हाँ जी, जेएस का जो इंजन है, जेएस इंजन की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जेएस का जो इंजन है ना, वो डायरेक्ट आपको नहीं मिलता है, ठीक है। वो चाहे तो आपको वेब के साथ मिलेगा, जैसे कि V8 क्रोम के साथ मिलेगा, या फिर आपको एज अ नोड जेएस, एज अ डैनो, इनके थ्रू मिलेगा, ठीक है। तो एम्प्टी तो वो मिलता ही नहीं है। हाँ, ले सकते हो आप गिटहब पे जाके, C++ में रिटर्न है पूरा का पूरा इंजन वो। तो जेएस इंजन जो है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। जेएस इंजन के अंदर एक तो होती है आपकी मेमोरी। क्या होती है? मेमोरी, हीप मेमोरी, जो कि आपको हर एक लैंग्वेज में मिलेगी। एक तो मेमोरी होती है हीप मेमोरी, और एक मिलता है आपको कॉल स्टैक, ठीक है। कॉल स्टैक के बारे में मैंने आपसे ऑलरेडी बात कर ली है। यहाँ पर आपका होता है ग्लोबल EC, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। कॉल स्टैक मैंने आपको बता ही दिया था कैसे काम करता है, कैसे इसके अंदर फंक्शन आते हैं। साथ में मान लो आपके पास एक होती है क्यू। क्या होती है आपके पास? एक क्यू होती है, क्यू भी बना लेते हैं, क्यू को अलग कलर में बना लेते हैं। ये होती है हमारे पास टास्क क्यू, ठीक है। इसके अंदर ऐसे आते हैं फंक्शंस, ऐसे एक फंक्शन, दो फंक्शन, तीन फंक्शन, ऐसे क्यू में आते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि 3 ही फंक्शन आएंगे, बहुत बड़ी क्यू होती है, काफी बड़ी है। तो इसके अंदर ऐसे क्यूज में फंक्शन आते रहते हैं, और ये क्यू है, ये स्टार्टिंग वाले फंक्शंस को स्टैक के अंदर डालती रहती है। अब मैंने नीचे एरो लगाई, इसका मतलब नीचे नहीं है, इसका मतलब है स्टैक में हमेशा ऊपर से ही डलेगा, ठीक है। तो ये डालती रहती है। और एक होती है हमारे पास एक और क्यू है, जिसको हम बोल सकते हैं हाई प्रायोरिटी क्यू, या फिर प्रायोरिटी क्यू, या फिर प्रोमिस क्यू, या फिर और भी कुछ आप बोल सकते हो, टॉप प्रायोरिटी क्यू, ठीक है। इसके अंदर भी ऐसे कॉल बैक फंक्शन आपके आते रहेंगे। कॉल बैक मान लो या फंक्शन मान लो, जो भी है वो यहाँ पर आते रहेंगे, ठीक है। ये भी इसके अंदर फंक्शंस को डालती है, ठीक है। तो यहाँ पर अब बारी आती है APIs की, ठीक है। अब बारी आती है, आपके पास होती है कुछ APIs, ठीक है। तो APIs को बना लेते हैं यहाँ पर। अब आप कहोगे APIs कौन सी आ गई यहाँ पर भी API का सिस्टम आ गया क्या? हाँ जी, बिल्कुल API का सिस्टम है। एक API जैसे कि आपके पास होती है सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट। अगर आपने ये फंक्शन पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो आगे आने वाली वीडियोस में हम पढ़ा देंगे आपको ये फंक्शन, ठीक है। दूसरा है सेट इंटरवल। क्या है? इंटरवल, और ये भी एक फंक्शन होता है। और एक होता है आपका फैच, FETCH, फैच, ठीक है, फैच होता है आपका, ठीक है। और जो ये जो क्यू है ना, ये वाली क्यू, जो आपकी ये वाली क्यू है, ये क्यू आपकी जो हाई प्रायोरिटी क्यू है, ये इसको आप बोल सकते हो हाई प्रायोरिटी क्यू, QUE, ठीक है, हाई प्रायोरिटी क्यू। और ये है आपकी टास्क क्यू, ठीक है, समझ गए? टास्क क्यू, हाई प्रायोरिटी क्यू, ये आपकी APIs होगी। एक और होती है प्रोमिस भी हम करेंगे। तो फैच तो आप हर जगह यूज कर पाओगे, फैच को हर जगह यूज कर पाओगे, सेट इंटरवल को भी हर जगह यूज कर पाओगे, सेट टाइम आउट को भी हर जगह यूज कर पाओगे। तो ऐसी कौन सी बच गई जो हर जगह यूज नहीं हो सकती? हाँ जी, वे हैं वेब APIs और OS APIs। हाँ जी, कुछ है वेब API, कुछ है OS API। जो OS API है वो आपको मिलेंगी Node.js में, बन में, जो आपके ऐसे एनवायरमेंट्स हैं JS के, जो आपके ऐसे JS के इंजन हैं
जो कि जेएस को ओएस के अंदर रन करने में हेल्प करते हैं, ओएस के अंदर विदाउट ब्राउजर, ठीक है। और वेब एपीआई आपको कहाँ मिलेंगी, जब आप जेएस को ब्राउजर में रन करोगे, जैसे कि आपके डोम एलिमेंट्स, ठीक है, डोम की एपीआई, डोम के साथ डोम के इवेंट को लिसन करना, डोम पे कहीं पर होवर होने पे इवेंट को लिसन करना, या फिर जो भी डोम की एक्स्ट्रा एपीआई होती हैं वो आप वहां पर देख सकते हो। और जो फाइल वगैरह की रीडिंग की एपीआई वगैरह हैं वो आप नोड.जेएस में देखोगे, ठीक है। एपीआई मतलब कि फंक्शन ही मान लो आप, ठीक है, एक फंक्शन ही मान लो। तो सेट टाइम आउट एक ऐसा फंक्शन है जो कि एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। कॉल बैक फंक्शन तो आपको पता ही अब क्या है। सेट टाइम आउट क्या करता है, एक फंक्शन लेता है और टाइम लेता है कि भी कितना टाइम दोगे आप, ठीक है। तो सेट टाइम आउट क्या करेगा, मान लो आपने दी 2 सेकंड, तो 2 सेकंड बाद उस फंक्शन को कॉल कर देगा जो आपने इसको दिया है, ठीक है। 2 सेकंड बाद उस फंक्शन को कॉल कर देगा जो आपने इसको दिया होगा। तो अब मान लो यहां पर अगर आपने लगाया ब्लॉकिंग कोड, क्या लगाया, अगर आपने यहां पर ब्लॉकिंग कोड लगा दिया तो 2 सेकंड के लिए प्रोग्राम आपका रुकेगा, 2 सेकंड रुकेगा और फिर वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद जाके आपका आगे का प्रोग्राम चलेगा, ठीक है। बट अगर आप यहां पे यूज करोगे नॉन ब्लॉकिंग कोड तो वहां पर होता है क्या, वहां पर क्या होता है, वहां पर आपका प्रोग्राम 2 सेकंड के लिए रुकेगा नहीं, आपकी आगे की चीज होती रहेंगी, बल्कि जो टाइम आउट हुआ है 2 सेकंड के लिए वो जो फंक्शन है वो साइड हो जाएगा, ठीक है। आपका जो एग्जीक्यूशन है वो आगे की तरफ बढ़ जाएगा और 2 सेकंड बाद जैसे ही वो फंक्शन एग्जीक्यूट होने के लिए तैयार होगा वो भेज दिया जाएगा सेट टाइम आउट से टास्क क्यू के अंदर, इसके अंदर भेज दिया जाएगा, ठीक है। और ये जैसे ही ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में जगह मिलती है इसको भेजने की, वैसे ही ये जो क्यू है टास्क क्यू इसके अंदर भेज देगी, इसके अंदर भेज देगी। अब आपको ना परफेक्ट कोड के साथ एग्जांपल दिखाता हूं मैं, ठीक है। यहां पर यहीं पर कर ले क्या, इस कोड इसके अंदर नहीं, एक काम करते हैं, यहां पर एक फाइल बनाते हैं और ये हमारा ट्यूटोरियल है 19 डॉट नहीं है ये, यहां पर है हमारा async await, ठीक है, .js। इसके अंदर दिखाता हूं, सेट टाइम आउट का यूज करूंगा। देखो बाय डिफॉल्ट जो है सेट टाइम आउट ऑटोमेटिकली नॉन ब्लॉकिंग कोड है, ठीक है, नॉन ब्लॉकिंग कोड है। कैसे, देखो अभी मान लो मैंने console.log करा है यहाँ पर 1 को, ठीक है। उसके बाद मैं सेट टाइम आउट को कॉल करता हूँ सेट टाइम आउट, और मैं यहाँ पर एक फंक्शन देता हूँ कॉल बैक फंक्शन, और इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर मैं console.log करूंगा और यहाँ पर लिख दूंगा 2 और उसके बाद टाइम देता हूँ 2 सेकंड का, ठीक है। 1 सेकंड का दे लें, 2 सेकंड का, तो 2 सेकंड का देते हैं। यहाँ पर टाइम आपको मिली सेकंड्स में देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद console.log करेंगे 3 को। तो अब आप बताओ, पहले 1 प्रिंट होगा, फिर 2 प्रिंट होगा, फिर 3 प्रिंट होगा, ऐसे होना चाहिए, बट ऐसा होगा नहीं। देखो रन करते हैं इसको, 1 सेकंड नोड और उसके बाद 19 वाला जो अपना प्रोग्राम है वो चलाएंगे यहाँ पर। तो 1 3 और 2 सेकंड का वेट लेके 2 आया है, हाँ जी 1 3 2 सेकंड का वेट लेके 2 आया है, ठीक है। ये काम हो गया। इसका मतलब देखो जैसे ही ये प्रिंट हुआ यहां पर सेट टाइम आउट आ गया। सेट टाइम आउट ने क्या किया, इस फंक्शन को उठाया, इस फंक्शन को उठाया, तो ये हमने यहां पर फंक्शन भेजा ना पूरा, इस फंक्शन को यहां से उठा के कहां डाल दिया, टास्क क्यू के अंदर डाल दिया। इस कॉल बैक फंक्शन को टास्क क्यू के अंदर डाल दिया। ये मैंने सीबी लिखा है, क्या लिखा है, सीबी, ठीक है। टास्क क्यू के अंदर डाल दिया। जैसे ही 2 सेकंड पूरी हो जाएंगी उसके बाद ये जो टास्क क्यू है ये इस फंक्शन को इसके अंदर भेज देगी, अगर कॉल स्टैक एम्प्टी है तो। अगर कॉल स्टैक एम्प्टी है तो कैसे, देखो अभी दिखाता हूं मैं आपको। कॉल स्टैक के अंदर पहले ये गया फंक्शन है ना, ये कॉल हुआ, ये कॉल होने के बाद ये हट गया, उसके बाद ये कॉल हुआ फंक्शन सेट टाइम आउट। इसके अंदर क्या हुआ, ये जो फंक्शन था ये फंक्शन भेज दिया आगे टास्क क्यू में और सेट टाइम आउट वहां से हट गया, कॉल स्टैक से हट गया टाइम आउट। तो उसके बाद गया ये console.log 3, ठीक है। इतने 2 सेकंड होती है, इतने console.log 3 चला गया उसके अंदर, ठीक है, और 3 भी एग्जीक्यूट होके हट गया है। तो जब वो हटेगा ना तुरंत, अगर 2 सेकंड पूरी हो गई होंगी, ठीक है, तो जैसे ही वो खाली होगा, जैसे ही कॉल स्टैक खाली होगा, तुरंत की तुरंत टास्क क्यू वाला जो फंक्शन है जो एग्जीक्यूट होने के लिए तैयार हो चुका है वो कॉल स्टैक के अंदर आ जाएगा और वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये हमारा async await का सिस्टम कुछ ऐसा चलता है। और हाँ, अब आप कहोगे यार ऐसे तो कॉल स्टैक खाली रहता है लगभग, मान लो इसके नीचे मैंने एक और फंक्शन कॉल कर दिया console.log और जिसके अंदर मैंने 4 लिख दिया, ऐसे 5 6 7 8 9 10 ऐसे में लिखता चला गया, काफी सारे लिख दिए मैंने इसके अंदर। तो वहां पर क्या, वहां पर तो बहुत लेट खाली होगा कॉल स्टैक, ऐसा नहीं है। देखो कॉल स्टैक खाली होने का मतलब है कि उसके अंदर जो ये फंक्शन है ना, ये फंक्शन आया और ये गया, जैसे ही वो गया ना, इसके आने से पहले ही टास्क क्यू अपना फंक्शन वहां पर डाल देगी, अगले वाले के आने से पहले ही। अगर वो रेडी हो गया होगा तो, रेडी इन द सेंस कि अगर 2 सेकंड पूरे हो गए होंगे तो वो तुरंत डाल देगी, ठीक है, वो अगले फंक्शन के आने का वेट नहीं करेगी। लेकिन टाइम वहां पर लग सकता है जब आपने कोई ऐसा फंक्शन कॉल कर दिया जिसके अंदर और फंक्शन कॉल हो रहा है, उसके अंदर फिर और फंक्शन कॉल हो रहा है, फिर उसके अंदर के अंदर फंक्शन कॉल होते जा रहे हैं और स्टैक हमारा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो
वहां पर वेट करना पड़ेगा टास्क क्यू को जब तक कॉल स्टैक खाली नहीं हो जाता। समझ गए? जैसे मैंने आपको पिछले एग्जांपल में बताया था कि कोई ऐसा फंक्शन जिसके अंदर, एक सेकेंड, कोई ऐसा फंक्शन जिसके अंदर ऐसे एक फंक्शन कॉल हुआ, उसके अंदर fun2 कॉल हुआ, उसके अंदर fun3 कॉल हुआ, ऐसा फंक्शन वेट करवा सकता है क्योंकि पहले 3 जाएगा, फिर 2 जाएगा, फिर 1 जाएगा, और तुरंत खाली होते ही जो टास्क क्यू है वो वहां पर अपना फंक्शन, जो उसके अंदर फंक्शन रखा था ना, ये कॉल स्टैक के अंदर भेज देगी। ठीक है, तो ऐसे ही टास्क क्यू के अंदर बहुत सारे फंक्शन इकट्ठे हो सकते हैं। अब बारी आती है प्रायोरिटी क्यू की। तो प्रायोरिटी क्यू है ना, इसके अंदर भी वही फंक्शन होते हैं जो हम रखना चाहते हैं, जैसे कि फैच का हो गया, प्रोमिसेस का हो गया। ठीक है, तो प्रायोरिटी क्यू और टास्क क्यू में डिफरेंस क्या है? मान लो कॉल स्टैक खाली है, ठीक है, मान लो कॉल स्टैक खाली है और प्रायोरिटी क्यू में भी फंक्शन है और टास्क क्यू में भी फंक्शन है, तो टास्क क्यू अपने फंक्शंस को एग्जीक्यूशन के लिए नहीं भेजेगी जब तक प्रायोरिटी क्यू खाली नहीं हो जाती। तो प्रायोरिटी क्यू के अंदर अगर 3 फंक्शन है, पहले वे 3 कॉल स्टैक के अंदर जाएंगे बारी बारी करके, फिर जब प्रायोरिटी क्यू खाली हो जाएगी तब जाके टास्क क्यू रन होगी। तो प्रायोरिटी क्यू को प्रायोरिटी मिलती है ताकि वो पहले एग्जीक्यूट कर सके कॉल स्टैक के अंदर। समझ आ गया? तो यही हमारा असिंक अवेट है मेनली। तो असिंक अवेट भी ऐसे ही काम करता है। असिंक हम फंक्शन के ऊपर लगाते हैं जहां पर हमको अवेट, जिस फंक्शन में हमको अवेट यूज करना है। ठीक है, समझ गए? अब सेट टाइम आउट है, ये तो ऑटोमेटिक है, यहाँ पे तो हमको असिंक अवेट लगाना नहीं पड़ा। लेकिन कई बार होता है हमको एक ऐसा फंक्शन चाहिए जहां पर प्रोग्राम रुके तो नहीं, पर उस फंक्शन के अंदर, बताता हूं कैसे बनाते हैं असिंक फंक्शन। आपको लिखना होता है असिंक फिर फंक्शन, ठीक है, और उसके बाद फंक्शन का नाम जो भी आप देना चाहो, fun1, fun2, fun3 जो भी है। उसके बाद अगर उसके अंदर पैरामीटर्स वगैरह देने हैं तो, और उस असिंक के अंदर आप लिखते हो कोड, जो भी आपको कोड लिखना हो। ठीक है, अब ये जो असिंक फंक्शन है ना, असिंक देख के जावास्क्रिप्ट क्या करेगी, इसको फंक्शन को अलग से रख लेगी। बिल्कुल ठीक है, कहां रख लेगी? रजिस्टर कॉल बैक में रख लेगी। ठीक है, और इसके जो अंदर की चीजें हैं ना, वे पता कैसे एग्जीक्यूट होंगी? वे एग्जीक्यूट होंगी असिंक्रोनसली। हाँ जी, असिंक्रोनसली एग्जीक्यूट होंगी। जैसे कि यहाँ पे लाइंस होंगी ना, जो लाइन ऑफ कोड होंगी तो बारी बारी, पर अगर कोई भी लाइन टाइम लेगी ना, कोई भी लाइन ने अगर टाइम लिया तो प्रोग्राम उसके लिए रुकेगा नहीं, आगे भेज देगा उसको टास्क क्यू के अंदर, आगे की चीजें एग्जीक्यूट हो जाएंगी। लेकिन अगर आप इसके अंदर चाहते हो कि भाई तू यहां पर रुक जा, इसको आगे मत भेजना, तो वहां पर आप इसके अंदर डायरेक्ट अवेट का यूज कर सकते हो। मान लो आपको कोई चीजें फैच करनी है तो आप यहाँ पर लिखोगे अवेट, और अवेट के बाद आपने मान लो डेटाबेस से फैचिंग कर ली। क्या कर ली? फैच फंक्शन का यूज कर लिया डेटाबेस से। ठीक है, तो वहां पर अवेट का मतलब है कि यहां पर रुक जा प्रोग्राम, अब तू वेट कर, एक बार डेटा को आने दे, फिर आगे का काम करेंगे। ठीक है, तो बाकी असिंक्रोनस काम कर रहा है, पर जहां चाहो वहां पर रोक सकते हो। ठीक है, जहां चाहो वहां पर रोक सकते हो अवेट करके। तो यही है असिंक अवेट। बाकी रियल एग्जांपल्स हम काम करते टाइम सीखेंगे, जब हम इनका यूज करेंगे, जब हम एपीआई से डेटा फैच करेंगे बाहर किसी सर्वर से, तब हम ये काम करेंगे। ओके, तो होप गाइस आपको ये समझ आया होगा। इंटरनली डीपली मैंने आपको ये समझाया है काफी, ताकि आपको पता चले कि ये सभी चीजें काम कैसे करती हैं। तो होप आपको समझ आया होगा। अच्छी बात है, समझ आया तो। और अगर कुछ थोड़ा बहुत डाउट लग रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो, या फिर अगर आपको कोई डाउट तो आप कमेंट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर भी आप अच्छे तरीके से डाउट पूछ सकते हो, स्क्रीनशॉट वगैरह भेज के और अच्छे तरीके से। ठीक है, तो गाइज वीडियो अच्छी लगी तो गाइज स्मैश दैट लाइक बटन, एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहें। ठीक है, ऐसी डिटेल में मैं लैंग्वेजेस आपको कराता रहूंगा, प्रोजेक्ट्स हम बनाते रहेंगे और ऐसे ही चलता रहेगा काम। बट एक चीज की जरूरत है यहाँ पर बहुत ज्यादा, वो है शेयरिंग। हाँ जी, व्यूज आपको दिख ही रहे होंगे कितने कम है, तो प्लीज शेयरिंग में थोड़ी हेल्प करो, वरना मोटिवेशन डाउन होता है, फिर वीडियोस भी लेट हो जाती हैं, हो जाता है ऐसे ऊपर नीचे थोड़ा सा। तो शेयर करो जितना हो सके, जितना भी हो सके शेयर जरूर करो वीडियो को। अलग अलग ग्रुप्स पे, फेसबुक पे इतने सारे ग्रुप्स हैं, वहां पर शेयर करो, आपके दोस्तों के पास शेयर करो कि भाई आओ सब्सक्राइब करो, देखो कितना अच्छा फ्री में कंटेंट मिल रहा है। हाँ, आपको और भी कहीं कहीं भी मिलता होगा ऐसा फ्री वाला कंटेंट, पर अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ। रेयर ही मिलेगा आपको ऐसा कंटेंट कहीं पर इस तरीके का, डिटेल में, हिंदी में वो भी। तो ओके गाइस, वीडियो को लाइक करना और कमेंट जरूर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी। सिर्फ डाउट कमेंट नहीं करने, ये भी कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी आपको। तो मिलता हूं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।